हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में उसी टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के भी नाम से जानते हैं, और इस लॉ को दिए थे जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a pure chemical compound consists of same element always fixed in proportion by their mass। अब देखिए, प्योर केमिकल कंपाउंड, जैसा कि प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको बताया गया है कि वो जितने भी कॉन्स्टेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं वे सभी क्या होते हैं? तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि वो मास के व्यू से उनका प्रोपोर्शन क्या होता है? तो फिक्स होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इसको हम एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि CO2 की बात करते हैं। ठीक है, तो CO2 हमें कहाँ से, CO2 में जो है कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 × 16 = 32। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ क्या आ जाएगा? 12:32। 4 3 जा 12, 4 8 जा, यानी कि ये जो 3:8 का जो रेशियो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कहीं से भी ऑब्टेंड हो, किसी भी प्रोसेस से आप ऑब्टेंड करो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो क्या होगा? तो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करते हो तो भी आपको जो गैस प्रोड्यूस होता है वो CO2 होता है। Na2CO3 को अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो वहाँ से भी Na2SO4 + H2O + CO2 गैस रिलीज होता है। NaHCO3 का अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो वहाँ से NaCl + H2O और + CO2 का रिलीज होता है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट मेथड से हम लोग जो है डिफरेंट रिएक्शन से हम लोग जो है CO2 गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये जो गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस गैस के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, तो सब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो इस डिफरेंट रिएक्शन से आपने जिस किसी गैस का प्रोडक्शन देखा, उस गैस के प्रोडक्शन में आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल्स के रूप में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ उस मॉलिक्यूल्स में कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर के और उस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए बाबू, अभी आपने समझा कि CO2 जो है वो
उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसके मास का रेशियो क्या है, फिक्स है 3:8। अब जैसे H2O है तो H2O भी जो है हमारे नेचर में बहुत सारे सोर्सेज से पाए जाते हैं, जैसे कि मान लो आपके ओशियन हो गया, सी हो गया, लेक हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, ये बहुत सारे सोर्सेज है जो कि मतलब कि H2O वहाँ से हमें मिलते हैं। तो अगर हम H2O की बात करें तो H2O में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O में हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, ये हो जाएगा 1:8। तो आप देख रहे हो कि H2O आप कहीं से भी ऑब्टेन करो तो उसके मास का रेशियो क्या होगा, वो हमेशा फिक्स ही होगा और ये हो जाएगा 1:8। समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जिनके सोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से हमको वो मिलते हैं। तो उनके मास का रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिफिनिट भी लगा सकते हो, डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप इसे नोट कर लो। और अब हम जो है इसके आगे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ जो है अभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाई करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसा कि अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, अभी हम लोग जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझ लें। कह रहा है कि द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर। यहाँ ध्यान दो, 2.16 ग्राम किसका है, मेटालिक कॉपर का है। with nitric acid and subsequent ignition was found to be 2.7 ग्राम। और ये मास किसका है, तो कॉपर ऑक्साइड का मास है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है बाबू, 2.7 ग्राम। एंड मास ऑफ कॉपर वो कितना है, 2.16 ग्राम। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब कह रहा है कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट, यानी कि यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.515 ग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम दे सकते हैं। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट और इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना, 1.15 ग्राम। एंड ऑन रिडक्शन प्रोड्यूस 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी कि यहाँ से जब ऑक्साइड का रिडक्शन कराया जा रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, तो यहाँ से मास ऑफ कॉपर मिल रहा है आपको 0.92 ग्राम। सो दैट द डाटा इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो कंपाउंड जिस किसी कॉन्स्टेंट एलिमेंट से मिलकर बना है तो उसके मास का प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि उसके जो परसेंटेज होंगे, चाहे वो सब्सटेंस किसी भी तरीके से बनाया गया हो, उसके जो रेशियो होंगे मास से रिलेटेड वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों में परसेंटेज जो है कॉपर और ऑक्सीजन के वो फिक्स है कि नहीं। तो देखो, ऑक्साइड जो बनता है ना वो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपने देखा कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है और मास ऑफ कॉपर है, तो ऑक्साइड के केस में तो मास ऑफ ऑक्सीजन भी तो होंगे, ऑक्सीजन भी तो होंगे ना। ऑक्साइड बना है तो कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से 2.70 ग्राम माइनस 2.16 ग्राम, ऑक्साइड में से मेटल को हटा दो तो ऑक्सीजन बच जाएगा।
यहाँ से बच गया 0.54 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ से आप क्या करो कि मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लो। दोनों का मास आपने निकाल लिया, यहाँ से देखो मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लो। कॉपर का मास परसेंट कितना होगा, तो कॉपर का मास है 2.16 और टोटल मास कितना है तो 2.70 इंटू 100। आप इसको क्या करो, कट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये जो कि काफ़ी नज़दीक है अप्रॉक्स 80% हो जाएंगे। 2.70 का 2.16 अप्रॉक्स 80% होगा। आप सॉल्व भी करोगे तो उतना ही आएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 0.54। टोटल मास ऑक्साइड का ले लेंगे, ठीक है, इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। अब जो है ये कितने बार में, 5 टाइम्स में, और 5 से ये 20 टाइम्स गया, 20% हो गया। ये तो एक एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि कॉपर का मास परसेंट कितना है 80% है और ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना है तो 20% है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मास परसेंट ऑफ, अब देखो मास परसेंट ऑफ कॉपर निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, यहाँ से भी जो ऑक्साइड में से मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, कितना आ जाएगा 1.15 माइनस 0.92 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.23 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आपने देखा मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लो, 0.92 अपॉन 1.15 इंटू 100, यह भी अप्रॉक्स 80% आ जाएंगे सॉल्व करोगे तो। और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन यह हो जाएगा 0.23 बाई 1.15 इंटू 100, ये 5 टाइम्स जाएंगे और ये 20 हो गया, ये तो हो गया 20%। तो आपने देखा कि दोनों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बर्न किया जा रहा है कॉपर ऑक्साइड को या फिर कॉपर को। तो वहाँ से जो उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर के ऑक्सीजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो परसेंटेज है वो 80% अपॉन 20% है, यहाँ भी 80% अपॉन 20% है। यानी कि आप एक पार्टिकुलर कंपाउंड को आप किसी भी मेथड से प्रिपेयर करते हो तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके पहले आप लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ा और यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करो, मैं आपको वो PDF सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लो। जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लो।